ये लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं। किलो के पीछे कम से कम 30 40 या 50 रुपए ये लोग बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। और दूसरी तरफ फार्मर जो 6 महीने 8 महीने मेहनत करता है, मछलियों को संभालता है, उसका ध्यान रखता है, पैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करके रिस्क भी उठाता है, उसको ज्यादा पैसे कमाने नहीं मिलते और ये लोग ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इनका प्रॉफिट कम करके फार्मर अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकता है। ये फार्मर के हाथ में होता है। फार्मर की कुछ गलतियां होती है जिसकी वजह से फार्मर ज्यादा नहीं कमा पाता और ये लोग फायदा उठा के ज्यादा कमा लेते हैं। तो आज आप लोगों को बहुत सी डिटेल्स में बताने वाला हूं। हे वेलकम बैक, मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ दिनों पहले, 1 या 2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पर एक पोल डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से एक सवाल किया था कि फिश फार्मिंग में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे वोट्स हो चुके हैं, लगभग 650 के ऊपर अभी तक वोटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में रिजल्ट शेयर करता हूँ कि आप लोगों ने किसको ज्यादा वोट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं वो हुआ है फीड कंपनीज को। तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों का ये मानना है कि फीड कंपनी सबसे ज्यादा पैसे कमाती है। पर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बिल्कुल गलत है। फीड कंपनी फिश फार्मिंग में सबसे ज्यादा पैसे नहीं कमाती। हाँ, इनका जो टर्नओवर होता है ना, इनकी जो सेल्स होती है ये बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप पर केजी प्रॉफिट देखा जाए तो पर केजी इनको कितना प्रॉफिट होता है और दूसरों को कितना प्रॉफिट होता है, ये पूरा एक कैलकुलेशन में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें ना तो फार्मर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। पर आज फार्मर को अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा और जानते हो क्यों? खुद फार्मर की वजह से। अगर सारे फार्मर्स एक हो जाए तो उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि आज का वीडियो बहुत वैसे ही लंबा होने वाला है। तो अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना और बने रहना फीड वाले चैनल के साथ, ताकि आप लोगों को उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। दोस्तों, जब बात आती है फिश फार्मिंग की तो बातें होती है किलो के हिसाब से। तो आज मैं आप लोगों को जो भी कैलकुलेशन बताने वाला हूँ ये कैलकुलेशंस मैं आपको किलो के हिसाब में बताऊंगा। लेकिन किलो के साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम ड्यूरेशन। तो इसीलिए जो भी हम बात करेंगे वो किलो के हिसाब से करेंगे, पर टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए करेंगे। आज हम इन सब के प्रॉफिट देखेंगे किलो और टाइम पीरियड के हिसाब से कि सीड सप्लायर कितना कमाता है, फार्मर कितना कमाता है, इसके अलावा फीड सप्लायर कितना, फीड के डीलर्स कितना कमाते हैं, फीड की कंपनी कितना कमाती है, एक होलसेलर या फिर जो ट्रेडर होता है वो कितना कमाता है और रिटेलर कितना कमाते हैं। और हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिश फार्मिंग में सबसे ज्यादा कौन कमाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीड सप्लायर की। अब सीड सप्लायर को मैं यहाँ पर दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो होता है हेचरी वाला। तो हेचरी वाले कितना कमाते हैं? अब यहाँ पर अगर एक हेचरी वाला एक बच्चे को 1 रुपए में बेचता है और अगर वो 1000 लाइन के बच्चे बेचता है तो किलो के पीछे उसको 1000 रुपए आसानी से मिल जाते हैं। और अगर वो 2000 लाइन के बच्चे 1 रुपए में बेचता है तो उसको 1 किलो के बच्चे बेचने पर उसको 1 किलो पे 2000 रुपए मिल जाते हैं। लेकिन इनका जो होता है ना, ये एक सीजनल बिजनेस होता है। इस 1 या 2 महीने की कमाई के लिए ये लोग सालों साल मेहनत करते हैं और सालों साल इनका सेटअप इनको रन करना पड़ता है, क्योंकि इनके जो ब्रूडर्स होते हैं ना, वो ब्रूडर्स इनको सालों साल संभाल के रखने पड़ते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है इनका। ये 1 या 2 महीने का इनका जो सीजन होता है कमाने का, इसके लिए ये लोग काफी इन्वेस्ट करते हैं और काफी सालों साल और महीने तक के ये लोग मेहनत करते रहते हैं। तो इसीलिए इनकी इनकम को यहाँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हक है इनको कमाने का। ये लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क भी उठाते हैं, क्योंकि बड़े ब्रूडर्स में से बच्चे निकालना, अंडे निकालना, उसके बाद में बच्चे निकालना, बच्चे को संभालना, उसको बड़ा करना, उसको बेचने तक के, सप्लाई करने तक के, जिंदा रखना, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो इनका इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है, इनकी मेहनत भी बहुत होती है और ये लोग बहुत ज्यादा रिस्की गेम खेलते हैं। तो यहाँ पर इनको, इनकी इनकम को आज मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनको हक है कमाने का। आज हम दूसरे की बात करेंगे। अब सीड सप्लायर में दूसरा पार्ट होता है डीलर का, क्योंकि हेचरी वाले तो हम लोगों को डायरेक्ट देते नहीं है। हेचरी वाले तो बहुत लाखों की क्वांटिटी में बच्चे बेचते हैं, जितना हम लोग या फार्मर्स लोग नहीं ले पाते। तो इसीलिए बीच में डीलर्स होते हैं। तो ये डीलर्स क्या करते हैं कि ये डीलर्स हेचरी वालों से बच्चे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और उनसे लेके फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर फार्मर को सप्लाई करने में
अगर एक डीलर ने सिर्फ 20 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन रख दिया, 20 पैसे का, आपको लगेगा कि 20 पैसे बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर 20 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन रख लिया और अगर आपने 1 लाख बच्चे खरीदे हैं तो 20 पैसे के हिसाब से इसको 20,000 का प्रॉफिट बड़ी आसानी से हो जाता है। और अगर समझो मान लो उसने 50 पैसे का प्रॉफिट मार्जिन रख लिया और आपने 1 लाख बच्चे खरीदे हैं तो ऐसे में डीलर को 50,000 का प्रॉफिट बड़ी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डीलर्स जो होते हैं ना, ये बड़ी आसानी से कमा लेते हैं। 1 या 2 दिन की इनका रिस्क फैक्टर होता है और 1 या 2 दिन में ये बहुत अच्छे पैसे कमा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हेचरी वाला जो सीड सप्लायर होता है वो पैसे लगा रहा है, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा कर रहा है, रिस्क भी उठा रहा है, मेहनत भी कर रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत लंबा हो रहा है। पर उसके मुकाबले जो सीड सप्लायर जो होता है, जो डीलर होता है, वो उसके मुकाबले एक ही टाइम में 1 या 2 दिन के टाइम पीरियड में वो अच्छा खासा कमा लेता है। इसीलिए मैं कंपैरेटिवली ये बताऊंगा कि हैचरी वाले कमाते हैं लेकिन कम कमाते हैं, और सीड के जो डीलर्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। पर यहाँ पर इन दोनों का जो बिजनेस होता है ना, ये सीजनल बिजनेस होता है, क्योंकि इनको कुछ ही महीने कमाने का मौका मिलता है, उसके बाद में ऑफ सीजन में इनको बैठे रहना होता है। अब इसके बाद सीड्स जाते हैं फार्मर के पास और यहाँ से मेन रोल स्टार्ट होता है, क्योंकि फार्मर सीड्स को, मछलियों के बच्चे को अपने पास 6 से 8 महीने रखता है, उसको खिलाता है, उसको टाइम देता है, उसके पीछे मेहनत करता है, रिस्क उठाता है। वो फार्मर बहुत कुछ करता है, अपना सब कुछ उसके पीछे लगा देता है। फार्मर्स की इतनी मेहनत के बावजूद भी बहुत सी मछलियां मर जाती है। जी हाँ, बहुत से ऐसे फार्मर्स होते हैं जो अच्छे खासे लॉस में चले जाते हैं और उनको काफी नुकसान हो जाता है। पर अब मैं आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने वाला हूँ। हैंड होल्डिंग सपोर्ट यानी कि मैं आपका हाथ पकड़ के आपको सपोर्ट करके आपको प्रॉफिट तक लेके जाऊंगा। ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट क्या होने वाला है, इसके बारे में आपको कुछ ही दिनों में बताने वाला हूँ। मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को इतना सपोर्ट करूंगा, आपके लिए फीड सस्ती कर दूंगा, दवाइयां आपके लिए सस्ती कर दूंगा, आपको सारी नॉलेज दूंगा, आपको इतने अच्छे से सपोर्ट करूंगा मैं कि आप लॉस में भी अगर जा रहे होंगे ना तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाओगे। और अगर आप प्रॉफिट में पहले से हो तो मैं दावा करता हूँ कि आपके प्रॉफिट को मैं बढ़ा के बताऊंगा। तो खैर वो अलग टॉपिक है, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताता हूँ। अभी आज का टॉपिक ये है कि हमारे जो फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स को एक मछली के पीछे या 1 किलो के पीछे ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 रुपए का प्रॉफिट होता है। बहुत कम फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनको ना 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए का प्रॉफिट होता है। ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाले फार्मर्स आज बहुत कम है, क्योंकि फार्मरों को यहाँ पर आज बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर फार्मर जो टाइम देता है, जो इन्वेस्टमेंट देता है, जो रिस्क उठाता है, जितनी मेहनत करता है, उसके सामने फार्मर को जो प्रॉफिट हो रहा है ना, इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बावजूद जो प्रॉफिट हो रहा है, उसके सामने इस मुकाबले में फार्मर का प्रॉफिट बहुत कम होता है। अब फार्मर चाहे तो उसको और ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, पर फार्मर्स की ही कुछ मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से फार्मर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। फार्मर्स को ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं होता और क्या करना चाहिए फार्मर्स को ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं। आजकल बहुत जोश में आ गया हूं, बहुत कोशिश कर रहा हूं सब कुछ बदलने की। बहुत जल्द मैं बहुत कुछ बदल के बताऊंगा आपको। ऐसा कर दूंगा कि जो फार्मर्स लॉस में जा रहे हैं ना, वो प्रॉफिट में आएंगे। चाहे कोई हो या ना हो आपके साथ, आप बने रहना मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत कोशिश में लगा हुआ हूं कि हमारे देश के फार्मर्स प्रॉफिट में आए, क्योंकि ना फार्मर्स का प्रॉफिट में आना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इसके बाद में बात आती है फीड के डीलर्स की। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि फीड के डीलर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फीड के डीलर्स को प्रॉफिट कम होता है और उनके खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का होता है। लाखों रुपए तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं। ये कैसे जाते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है, इसके अलावा स्टाफ की सैलरी होती है, लेबर्स, रेंट, लाइट बिल वगैरह। इतना खर्चा हो जाता है ना कि फीड के डीलर्स को भी ज्यादा यहाँ पर बचत नहीं होती। जब मैंने YouTube पर ये पोल डाला कि कौन सबसे ज्यादा कमाता है, तो मुझे WhatsApp पे ये वाला एक मैसेज आया और इस मैसेज में ये लिखा था कि फीड के डीलर सबसे ज्यादा कमाते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने 2 कंपनीज की प्राइसेस देखी है और इनका जो डीलर है ये बैग पे 200 रुपये कमा रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ा क्या, क्योंकि कंपनी की जो प्राइसेस मिल गई तो मिल गई, लेकिन अगर आपने उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जोड़ा क्या, तो इन्होंने बताया कि इनको उसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में ये बात कर रहे हैं ना, ये कंपनी है आंध्र प्रदेश में,
और जो बंदे ने मुझे मैसेज किया था ये है यूपी में आजमगढ़ में। तो कहाँ पर आंध्र प्रदेश और कहाँ पर आजमगढ़ यूपी, यहाँ पर रास्ता जो होता है ना बहुत लंबा होता है। तो इतने बड़े लंबे रास्ते पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाखों रुपए में हो जाता है। और एक बैग के पीछे कम से कम 100 से 150 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पर डीलर को लगेगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा उसको लेबर कॉस्ट, लोडिंग अनलोडिंग, इसके अलावा स्टाफ की सैलरी, रेंट पे होगा तो रेंट निकालना होगा। ये सब कुछ निकाल करके, खास तौर पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल करके डीलर को एक बैग के पीछे 40 से 50 रुपए से ज्यादा नहीं बचता होगा। अब मैं खुद भी फीड का एक डीलर हूँ, तो मुझे भी पता है कि फीड के डीलर को ज्यादा बचत नहीं होती। मार्जिन जो होता है ना किलो के पीछे मुश्किल से 1 या 2 रुपए का मार्जिन होता है। और अगर उसमें भी अगर कोई बड़ा कस्टमर हो, बड़ा हमारा अच्छा कस्टमर हो जिसको हमको डिस्काउंट भी देना पड़े, तो उसको डिस्काउंट देने के बाद में किलो के पीछे 25 पैसे या 50 पैसे बच जाते हैं, ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। हाँ ये है कि हम लोगों को टर्नओवर बड़ा करना पड़ता है, हम लोगों को सेल्स ज़्यादा करनी पड़ती है। तो सेल्स ज़्यादा होने की वजह से हम लोगों को इसमें प्रॉफिट होता है। बाकी 1 किलो के पीछे या एक बैग के पीछे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। इसमें अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा बैग्स बेचने पड़ते हैं। अब फीड के डीलर्स के बाद में बात आती है फीड की कंपनी की। तो फीड की कंपनी, सच कहूँ ना यार, तो मतलब इतना मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है ना, क्योंकि फीड इतना महंगा होता जा रहा है, हर महीने हर 15 दिन में फीड महंगा होता जा रहा है। अब फीड महंगा होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हम ही लोगों को होता है ना, क्योंकि ना फीड की जो कंपनी होती है ना वो एक सर्कुलर भेज देते हो लोग कि कल से फीड का प्राइस चेंज, या हफ्ते भर से फीड का प्राइस चेंज, या 15 दिन से फीड का प्राइस चेंज। पर यहाँ पर ना मतलब मैं तो बहुत फाइट करता हूँ, मैं तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स करता हूँ उनके साथ में कि भैया फीड का प्राइस मत बढ़ाओ, हम लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, फार्मर्स को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मार्केट में सेलेबल प्राइस रेट उतना नहीं मिल रहा है फार्मर को। अगर फीड महंगा होता जाएगा तो कैसे फार्मर बेचेगा? कभी कभी तो मैं उनको ऐसे ऐसे सवाल कर देता हूँ ना कि उनके पास उसका जवाब ही नहीं होता। पर क्या करें, फीड जो होता है ना ये कंपनी के हाथ में भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डीजल और पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ता जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रॉ मटेरियल पे भी बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल बहुत महंगे हो गए हैं। उसके अलावा दूसरे जो खर्चे होते हैं, इतनी बड़ी फीड मिल चलाना, इतने बड़े स्टाफ को मेंटेन करना, और इनके स्टाफ भी हाईली एजुकेटेड होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स, और इनके पास बड़े बड़े मतलब मशीन चलाने वाले स्टाफ होते हैं, जो इनके पास टेक्नीशियंस होते हैं, जो इनके पास मैनेजर्स होते हैं, जो फील्ड जॉब पे होते हैं, बहुत बहुत इनके पास स्टाफ होता है। इनका एक्सपेंस जो होता है ना फीड कंपनीज का, इनका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है। फीड कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा नहीं होता। इतनी बड़ी कंपनी चलाने के बाद, इतना हाई इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और इतने बड़े स्टाफ को मेंटेन करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद में, इतनी सेल्स करने के बाद में इनको ज़्यादा नहीं बचता। इनको मुश्किल से 1-2 रुपए ही बचते हैं फीड के पीछे। पर हाँ, इनका भी हिसाब किताब वैसा ही होता है कि इनको लाखों टन्स, लाखों किलो में, लाखों टन्स में, मैंने सुना है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो 3 लाख 4 लाख टन माल बेचती है साल में। तो इतना जो ये लोग बड़ा टर्नओवर करते हैं ना, तो 1 रुपए के हिसाब से उनको उसके पीछे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। बाकी पर केजी फीड के पीछे इनको ज्यादा बचत नहीं होती। इनका जो काम होता है वो वॉल्यूम का काम होता है, बड़ा काम होता है, टर्नओवर का काम होता है, जिसकी वजह से इनको ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। अब बात आती है उनकी जिनके ऊपर सारा गेम डिपेंड करता है। जी हाँ, वो है हमारे प्यारे ट्रेडर्स। अब इन ट्रेडरों के ऊपर है ना सारा गेम डिपेंड करता है कि ये लोग मार्केट रेट को कैसे ऊपर करते हैं, कैसे नीचे करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा गेम होता है। तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, इनका काम ये होता है कि तालाब वालों से मछलियां खरीदना और रिटेलर्स को जाकर के बेच देना। कुछ ट्रेडर्स जो होते हैं वो उनकी खुद की रिटेल शॉप्स भी होती है, और कुछ ट्रेडर का काम सिर्फ ये होता है कि तालाब वालों से खरीद के रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो रिटेलर्स ट्रेडर्स जो होते हैं ना, ये ट्रेडर का मेन रोल होता है। अच्छा, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना, ये कम टाइम में अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इनका काम होता है कि एक जगह से मछलियां खरीदना और दूसरी जगह पे ले जाकर के उसको बेच देना। इनका काम सिर्फ एक ही दिन में हो जाता है, क्योंकि ये लोग बहुत कम, इनका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। इनका रिस्क ऐसा होता है कि इनको बड़ी मछलियों को जिंदा उठा के उसको अच्छे से सेफली ट्रेवल करवा के रिटेलर तक इनको जिंदा पहुंचाना पड़ता है। पर यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क उठा के एक दिन के अंदर अंदर इनके सारे खर्चे वगैरह निकाल के इनको किलो के पीछे 1 रुपये 2 रुपये या कभी कभी कुछ ट्रेडर्स को 5 रुपये तक की बचत हो जाती है। अब सबसे लास्ट में बात आती है उनकी जो हमारी मछलियों पे सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं।
जी हाँ, ये होते हैं रिटेलर्स जो कटिंग करके कंज्यूमर तक यानी कि खाने वालों तक के हमारी मछलियों को बेचते हैं। तो ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, इनको 30 रुपए, 40 रुपए या 50 रुपए तक के प्रॉफिट मार्जिन बड़ी आसानी से हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें पंगास जैसी मछली की, तो पंगास का जो रेट होता है ना पंगसियस का, वो मार्केट में रिटेल में होता है 140 150 के ऊपर, और फार्मर से ये खरीदा जाता है बहुत कम रेट में। तो यहाँ पर जो 30 40 या 50 रुपए का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, ये एक दिन में बिना इन्वेस्टमेंट के ये लोग कमा लेते हैं। बिना इन्वेस्टमेंट के का क्या मतलब? जी हाँ, बिना इन्वेस्टमेंट यानी कि बिना पैसों के। क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो रिटेलर को ना माल उधारी में देते हैं। माल उधारी में देने के बाद में रिटेलर उसको बेचता है, और बेचने के नेक्स्ट डे, दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको ट्रेडर को वो पैसे चुकाए जाते हैं। तो यहाँ पे बात ये होती है कि जो रिटेलर होते हैं ना, इतना अच्छा 30 40 या 50 रुपए 1 किलो या एक मछली के पीछे लोग बड़ी आसानी से कमा लेते हैं, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के और सिर्फ एक ही दिन का रिस्क उठा करके। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब पंगस जैसी मछली मार्केट में 150 रुपए के ऊपर बिकती है, तो फार्मर को 70 रुपए, 80 रुपए या 90 रुपए में क्यों बेचना पड़ता है? क्यों उसको इतना कम पैसा मिलता है? क्या करना पड़ेगा जो फार्मर को ज्यादा पैसे मिले? अगर फार्मर को ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, पर यहाँ पर इतना ज्यादा रेट होने के बावजूद भी फार्मर को इतना कम पैसा क्यों मिलता है? उसको फार्मर का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, मार्केट का रेट बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप भी अपने सजेशंस बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या करना चाहिए हम लोगों को मिलके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना, इसको सब्सक्राइब, फीड वाले चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। और बने रहना मेरे साथ इस फीड वाले चैनल पे, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे अच्छे चेंजेस लेके आने की कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ मिल करके। थैंक यू।